एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। बेटा 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर है 28। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं बेटा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू इट्स मास एंड फोर्स, यानी फोर्स का कॉन्सेप्ट भी होगा इसमें, ऑब्जेक्ट के मास को भी कंसीडर किया जाएगा और उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्ट की मोशन को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फेमस जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया हुआ है। मैं उसको जस्ट रिवाइज करके नेक्स्ट लॉ पे जाती हूँ। बेटा हमने पढ़ा उससे पहले फोर्स और उसके बाद इनर्शिया, फिर मोमेंटम पढ़ा और उसके बाद फिर हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद दी फोर्स एंड इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है और लॉ की स्टेटमेंट क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है और कंप्लीट बेटा मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ डिटेल के साथ। अब जस्ट हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आना है और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील करता है बेटा फोर्स को, एक्सेलेरेशन को एंड बॉडी के मास को, यानी 3 वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, फोर्स, एक्सेलेरेशन एंड मास। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको समझने से पहले बेटा देखिए कि हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास इस जगह पे एक चेयर है और एक बेंच है, ठीक है। चेयर का मास अज्यूम कर रही हूँ मेरे पास है 10 kg और एक बेंच का मास है 50 kg। अब मैंने दोनों को अपने जो है सेम फोर्स के साथ में पुश कर रही हूँ। जब मैं सेम फोर्स के साथ चेयर को भी और डेस्क को भी पुश करूँगी तो चेयर का मास कम होने की वजह से उसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन बेंच जो है हैवी होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में मोशन क्रिएट होती है। अब होता क्या है कि हम किस तरह फोर्स लगाएंगे और किस तरह मोशन क्रिएट होगी, इसको हम पहले समझते हैं। बेटा देखिए हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, एक गाड़ी है, कार है या बस है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, अज्यूम कर लेते हैं m। कुछ भी हो सकता है, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, कुछ भी हो सकता है। लेट अस अज्यूम दैट कि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m। हम इसके ऊपर लगा रहे हैं फोर्स F इस डायरेक्शन में। हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने से होगा क्या कि इस बॉडी में प्रोड्यूस हो जाएगी एक्सेलरेशन, यानी ये बॉडी मूव करेगा किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और ये ऑब्जेक्ट जो है इस जगह से नई जगह पे चला जाएगा। फोर्स के लगाने से बॉडी में प्रोड्यूस क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स को और ज़्यादा कर दूंगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। अब न्यूटन ने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाता है एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इट ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाते रहेंगे तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आप लोगों को पता है कि आपने मैथमेटिक्स में बेटा
पढ़े हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइंस, जिसमें हमने कहा कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है और उसके साथ साथ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ रही हो तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही हो और उसके साथ दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही हो तो इस केस में हम बोलते हैं इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ वो कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, अनबैलेंस फोर्स लगाने से बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक्सेलेरेशन, और जो एक्सेलेरेशन है इट ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन विल ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। और उसके बाद वो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट का मैस बढ़ा दिया जाए, सेम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना है, और इन दैट केस हमने अगर अप्लाई फोर्स इस केस में सेम रखी है लेकिन मैंने मैस बढ़ा दी। अब मैंने क्या किया है कि इसी कार के ऊपर मैंने लोड जो है वो रख दिया। अब ये सेम जो है कार हमारे पास है लेकिन हमने इसके ऊपर कुछ लोड जो है वो रख दिया हुआ। लोड रखने से इस ऑब्जेक्ट का टोटल मैस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और मैस के ज़्यादा होने से अगर मैं फोर्स की मैग्नीट्यूड इस केस में भी और इस केस में भी सेम लगा रही हूँ तो इस बॉडी में एक्सेलेरेशन कम प्रोड्यूस होगा। यानी अब बॉडी का मैस ज़्यादा हो गया है, मैस के ज़्यादा होने से इसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मैंने ज़्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करना है तो फिर मुझे फोर्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी का मैस m है और हमने उसके ऊपर फोर्स क्या लगाई है F, तो F फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलेरेशन। फोर्स एंड एक्सेलेरेशन एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एक्सेलेरेशन एंड मैस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर बॉडी का मैस ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। अगर बॉडी का मैस कम होगा तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यानी एक वेरिएबल कम हो रहा है और एक वेरिएबल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इनके बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। और अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा हो तो इनके बीच में होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो यही दो चीज़ें जो है बेटा वो डील कर रही हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन ने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इक्वल होती है, सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन विल प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब एक्सेलेरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन एक्सेलेरेशन एंड मैस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं मैस की वैल्यू बढ़ा दूंगी तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दोनों के बीच में कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें और आप वेट बढ़ा दें एक्सेलेरेशन की वैल्यू और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सेम फोर्स अप्लाई की यहाँ भी और यहाँ भी सेम फोर्स अप्लाई की, यहाँ मैस कम था, यहाँ मैस क्या है, ज़्यादा है, इसमें एक्सेलेरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, कम है। तो इन दैट केस तीन वेरिएबल हैं बेटा कि फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में प्रोड्यूस हुआ एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन और फोर्स एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एक्सेलेरेशन एंड मैस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी चीज़ को न्यूटन ने जो है वर्डिंग में डिस्क्राइब किया और फिर उसको मैथमेटिकली उसने जो है हमें कुछ स्टेप्स बताया और फाइनली सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक इक्वेशन ड्राइव की। अब हम उसी को लेके चलते हैं बेटा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, आप साथ साथ लर्न कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, when a net force apply on the body it produces acceleration, it produces acceleration in the body
in the direction of the net force, in the direction of the net force acting on the body, यानी एक बॉडी के ऊपर हमने क्या अप्लाई की, नेट फोर्स, बॉडी में प्रोड्यूस क्या हुआ, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होना है और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन is directly proportional to net force and inversely proportional to the mass of the body, mass of the body। ओके, अब देखिए बेटा क्या कह रहा है न्यूटन, न्यूटन कह रहा है कि किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होती है तो वो प्रोड्यूस करता है एक्सेलेरेशन बॉडी के अंदर, किस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, और इसकी मैग्नीट्यूड जो एक्सेलेरेशन की है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इनवर्सली किसके है, मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, फोर्स के। जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन है इट विल ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स बट इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, जिसको मैंने सिंपल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास क्या है m, उसके ऊपर मैंने नेट फोर्स अप्लाई किया है f फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में एक्सेलेरेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन जो है वो इस फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स एंड एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के इक्वल होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी बेटा, कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो आप रेस के ऊपर पाँव जो है वो ज़्यादा ज़ोर से जो है पुश करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी का एक्सेलेरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी के बढ़ने से उसका एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, यानी हमारे पास एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी और बॉडी की वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर मैंने अप्लाई कर दी ब्रेक अप्लाई की, इट मीन्स कि अपोजिंग फोर्स लगाई जा रही है गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए। अब वो अपोजिंग जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी फोर्स होगी, लेकिन गाड़ी जो है आगे की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा कि अगर गाड़ी की स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसमें फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाएगी, तो एक्सेलेरेशन एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ भी सेम बात है बेटा कि अगर अप्लाई की जा रही है फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी एक्सेलेरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर बॉडी का मास बढ़ा दिया, मैंने इसके ऊपर 3 जो है ब्लॉक और रख दिए, मास बढ़ गया तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मास एंड एक्सेलेरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन फोर्स एंड एक्सेलेरेशन एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी चीज़ को मैं मैथमेटिकली जो है वो लिख रही हूँ। मैथमेटिकली जब हम इसको लिखेंगे बेटा, मैं डायग्राम रेस कर देती हूँ, इसकी जगह लिखती हूँ। ओके, मैथमेटिकली सेम स्टेटमेंट को जब हमने मैथमेटिकली लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि अगर बॉडी एक जिसका मास m है और उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो F अप्लाई हो रही है, तो इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। यानी सेम स्टेटमेंट वर्डिंग में है,
उसकी स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली कैसे लिखा बेटा, यहाँ से देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकली क्या लिखा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। A stand for acceleration and F stand for the force. Acceleration, magnitude of acceleration is directly proportional to the net force acting on the body. और अगले पार्ट में वो क्या कह रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द mass of the body। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम लिखेंगे A is inversely proportional to the mass of the body। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। ये इक्वेशन क्या शो करती है बेटा कि फोर्स के बढ़ाने से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्स कम करूंगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए बेटा ये इक्वेशन क्या शो करती है कि बॉडी का मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास की वैल्यू कम होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी इन दोनों के बीच में, एक्सेलरेशन एंड मास के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं। सेम स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा, और अब हम लिख रहे हैं बेटा बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंबाइन करेंगे। इस साइड पे दोनों वेरिएबल कौन सी, एक्सेलरेशन, तो हम कैसे लिखेंगे इसको बेटा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास जो है यही इक्वेशन क्या शो करती है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, एंड एक्सेलरेशन एंड मास के बीच में कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी ख़त्म किया जाता है बेटा तो इक्वेशन में हमने जो है वो एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट जो है वो पुट करना होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओमिट जब भी किया जाता है, मैथमेटिक्स में भी, फिजिक्स में भी, जब भी इस इक्वेशन को हम इक्वल की इक्वल पुट करेंगे तो हम इसको बेटा कांस्टेंट अप्लाई करना लाजमी होता है। आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके पास f इज प्रोपोर्शनल टू ma, यानी ये इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ये भी लिख सकते हो बेटा f इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ma, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया तो क्या आ गया, इक्वल आ गया, और साथ हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, हमने कांस्टेंट ऐड करना, और इसमें कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया बेटा k के साथ। इस केस में हमने कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, किस लेटर से रिप्रेजेंट किया है, k के साथ। k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अब हमने इसकी वैल्यू देखनी है जी बेटा। फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई की 1 न्यूटन, बॉडी का मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन उसमें कितना प्रोड्यूस हुआ 1 ms-2, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी, 1 आएगी। m की जगह भी 1 पुट कीजिए, a की जगह, एक्सेलरेशन की जगह भी 1 पुट कीजिए, फोर्स की जगह भी 1 पुट कीजिए, तो आपके पास 1k इज इक्वल टू 1। तो आपके पास यही इक्वेशन क्या बनेगी, देन इक्वेशन a विल बिकम as constant is equal to 1, then equation A will be equal to क्या बन जाएगी बेटा, k की जगह 1 पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू ma। और ये 3 वेरिएबल्स को इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन को। और यही बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो है वो इक्वेशन कहलाती है, बहुत फेमस है। इस इक्वेशन की मदद से बॉडी का अगर मास एंड एक्सेलरेशन पता हो तो हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें फोर्स का पता हो और एक्सेलरेशन का पता हो तो हम यहाँ से मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें फोर्स एंड मास का पता हो तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 वेरिएबल हैं बेटा, तीनों वेरिएबल में से कोई 2 वेरिएबल आपको पता हो तो थर्ड वन क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट। इसी को अगर मैं एक ट्रायंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करूं बेटा, 3 वेरिएबल हैं, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। ये 3 वेरिएबल को हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डील कर रहा है, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन।
ये दो वेरिएबल्स पता हों तो फोर्स कैलकुलेट हो सकती है, ये और ये वेरिएबल पता हो तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो सकता है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का पता हो तो हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम इन तीनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें इनमें से कोई से भी दो वेरिएबल का पता हो। अच्छा, अब देखिए बेटा, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया और फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों को मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। फोर्स क्या है? एक ऐसी एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट में कोई ना कोई चेंज लेके आती है, और वो चेंज क्या होता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ सकती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो किस स्टेट में आ सकती है? रेस्ट पे आ सकती है, या रेस्ट में लेके आने की कोशिश की जा सकती है। तो उसको वर्डिंग में हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ी थी बेटा? फोर्स की, या फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू stop the motion of the body, and force can also change the direction of the motion of the body। ये हमने comprehensive definition जो है वो force की पढ़ी। तो यहाँ पे बेटा force को F से represent किया जाता है, and unit of force is Newton। unit of force is Newton, और इस न्यूटन को बेटा कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैपिटल N जो है वो कहलाएगा यूनिट ऑफ फोर्स, लेकिन जब हमने इसको वर्डिंग में लिखना है तो हमने स्मॉल n से लिखना स्टार्ट करना है। रीज़न क्या है कि जब आप इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करोगे तो वो न्यूटन जो है साइंटिस्ट का नेम बन जाएगा। क्लियर हुई बात? हमने जब भी यूनिट ऑफ फोर्स लिखना है तो n स्मॉल लिखेंगे बेटा। न्यूटन जब पूरा लिखोगे NEWTON, आपने ये n कैपिटल नहीं करना। अगर आप इसको कैपिटल कर दोगे तो ये फिर न्यूटन का नेम बन जाएगा। अब यहाँ बेटा इस न्यूटन को आपने जब लिखना है सिंबॉलिकली किसी भी क्वांटिटी के साथ, तो वो फिर आप कैपिटल N लिखोगे। फॉर एग्जांपल 10N किसको शो करेगा? फोर्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। मैंने कहा 50 न्यूटन, 50N, तो इसका अगर मैंने यूँ लिखा 50N, 50 क्या हुआ बेटा? मैग्नीट्यूड, और N क्या हुआ? यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने लिखा 100 न्यूटन, 100 क्या हुई? मैग्नीट्यूड, और N क्या हुआ? यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज ई न्यूटन। तो हम इसको यूनिट को देख के हम उस फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो पहचान लेते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बेटा, अब हम यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन को डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? F इज इक्वल टू ma। तो यहीं से बेटा फोर्स क्या है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स कब अप्लाई होगी बेटा? अगर बॉडी का मास कितना हो? 1 kg, और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो? 1 ms-2। तो इसी से बेटा यूनिट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। यानी 1 kg बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स इज द न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस acceleration of 1 ms-2, this is the unit of the acceleration in a body of mass 1 kg। यानी 1 न्यूटन फोर्स जो है, या 1 न्यूटन फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब बॉडी का मास कितना होता है? 1 kg। तो ये हमने वर्डिंग में बेटा लिखा कि वर्डिंग में 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है? 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। और मैथमेटिकली हमने 1 न्यूटन को लिखा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट, मैथमेटिकल रिलेशन, और उसके साथ हमने यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन किया। ये उसकी डेफिनेशन है बेटा, और ये उसकी मैथमेटिकल रिलेशन है। जब आपको शॉर्ट आए डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, तो आपने ये पूरी जो है डेफिनेशन लिखनी है वर्डिंग में, और फिर आप लिखोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैथमेटिकल रिलेशन 1 न्यूटन का लिखना मस्ट है अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन।
ओके बेटा, अब मैं इसको समराइज करती हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बड़ा फेमस है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके बीच में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कौन से हैं? स्टेट दी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेटमेंट लिखनी है और साथ आपने फॉर्मूला लिखना है F इजिकल टू एम ए। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ ये सिंपल फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से क्या आता है बेटा? डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के साथ ये आपने मैथमेटिकल रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे तो तब भी आपको इस डेफिनेशन के 2 मार्क्स जो हैं वो अवॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन दी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो फिर आपने कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करना है। आप पहली हेडिंग दोगे बेटा स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद ये पूरी स्टेटमेंट वर्डिंग में लिखनी है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और क्या है स्टेटमेंट? व्हेन ए नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने कॉमास जो है इन्वर्टेड बंद कर देने। उसके बाद आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है। सेम स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हमने क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन acceleration produced in a body of mass m will always directly proportional to the net force acting on the body and acceleration is inversely proportional to the mass of the body. By combining equation 1 and equation 2, दोनों को combine करेंगे तो क्या आएगा? a is proportional to f over m। सेम इन दोनों को combine किया है बेटा। उसके बाद हमने जस्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f विल प्रोपोर्शनल टू एम ए, यानी m जाके किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया? a के साथ। उसके बाद आपको बताया ये है प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इक्वेशन में जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है उसको ओमिट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो उसकी जगह इक्वल एंड कांस्टेंट मस्ट होता है पुट करना। तो यहाँ हमने इक्वल लिखा और यहाँ क्या लिखा? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट इस केस में के से रिप्रेजेंट किया न्यूटन ने, तो हम भी यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? के के साथ। के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट 1। हमारे पास इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू हमेशा क्या निकलती है? 1 निकलती है। उसकी रीजनिंग क्या है बेटा? कि अगर मैंने फोर्स 1 न्यूटन लगाई है, बॉडी का मास क्या है? 1 kg, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 ms - 2, तो इसमें कांस्टेंट विल कम्स आउट 1। अब इसमें क्वेश्चन अक्सर राइज हो जाता है, मास को ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा? तब भी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आएगी। यस, तब भी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। उसकी रीजनिंग क्या है बेटा? मैंने मास ज़्यादा कर दिया, मास ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। सेम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी का मास ज़्यादा कर दिया जाए तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर मैंने एक्सेलरेशन नहीं जो है वो कम करना तो फोर्स को बढ़ाऊंगी, फोर्स को बढ़ाने से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मास अगर बढ़ाऊंगी तो मास के बढ़ाने से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फिर से बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 की इक्वल आएगी। और अगर हमने कांस्टेंट इक्वल टू 1 पुट किया है तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? f इज इक्वल टू एम ए। के की जगह हमने 1 लिख दिया तो आपके पास इक्वेशन आ गई f इज इक्वल टू एम ए। यह है 3 वेरिएबल्स, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। इसको मैंने ट्रायंगुलर शेप में यूँ लिखा बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने बीच में लॉन्ग क्वेश्चन में आपने नहीं ये ट्रायंगुलर शेप बनानी। यहाँ सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि 3 वेरिएबल्स हैं, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। मुझे ये 2 वेरिएबल्स पता हो तो मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन पता हो तो मास कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर बेटा मास एंड फोर्स पता हो तो क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सेलरेशन। ये इंतहाई जो है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, f इज इक्वल टू एम ए। और ये आलमोस्ट जो है हमारे पास हर चैप्टर में यूज़ भी होगी और हम 10th क्लास में भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कई जगहों पे अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो फाइनल इक्वेशन हमने डिराइव की वो क्या है? f इज इक्वल टू एम ए। दिस इज इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमने कहा कि फोर्स का यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और उसके बाद हमने कहा कि 1 न्यूटन फोर्स बेटा कब होगी? जब बॉडी का मास 1 kg हो और उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो? 1 ms - 2। तो यहाँ से इसी को हमने स्टेटमेंट में कैसे लिखा? 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन, या एन का लफ्ज़ लिख देती हैं, एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो हमने इसको मैथमेटिकली भी लिखा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये था बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इससे रिलेटेड जो है, जो हमारे पास बुक में एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है बेटा हमारे पास 3.1 एंड 3.2, इनको इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो हम साथ साथ कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं बेटा 3.1। एग्जाम्पल 3.1, पेज नंबर बुक पेज नंबर 61। ओके बेटा, स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स इन ए मास ऑफ 8 kg। यानी आपके ने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन और उसका मास कितना है 8 kg। तो गिवन डेटा क्या लिखेंगे, गिवन डेटा, उसमें बेटा हमारे पास फोर्स है 20 न्यूटन, एन स्टैंड फॉर न्यूटन, और बॉडी का मास है जी 8 kg, और आपने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। यहाँ हेडिंग आ जाएगी टू फाइंड की, फाइंड आउट क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने अप्लाई किया बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ए फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, फोर्स की जगह लिखो 20, m की जगह लिखो 8, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ऐसे लिखा रहने दीजिए, फिर एक्सेलरेशन ऐसे रहने दीजिए और 8 को इधर आके डिवाइड कर दीजिए, और फिर बेटा इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, हैंस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, हैंस एक्सेलरेशन produced in a body of mass 8 kg will be 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा इसका रिजल्ट आ जाएगा कि बॉडी का 8 kg मैस था, उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, 2.5। अब हम बेटा करते हैं 3.2 एग्जाम्पल, जो कि वो भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। 3.2 एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, इंतहाई शॉर्ट जो है ये एग्जाम्पल है, एज ए 2 मार्क्स जो है पूछी जा सकती है एग्जाम में। और इस तरह का एक कोई एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू की स्टेटमेंट आपको दे दीजिए कि फाइंड द एक्सेलरेशन या व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 8 kg व्हेन वी अप्लाई 20 न्यूटन फोर्स। तो फिर आपने इसी तरह सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा उसकी बेस्ट ऑप्शन के ऊपर आप टिक लगाओगे। लेकिन यूनिट को ज़रूर देख लेना बेटा, समटाइम जो है एग्जामिनर बहुत क्लोज जो है आप लोगों को दे देता है ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल ए ऑप्शन उसने दे दी 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी ऑप्शन दे दी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन दे दी 1.5 मीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन दे दी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोगों को दो ऑप्शन एक जैसी लग रही होंगी अगर आपने न्यूमेरिकली इसको सॉल्व किया, लेकिन आपने यूनिट ज़रूर चेक करनी है। मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है स्पीड और वेलोसिटी का, एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। तो ये यूनिट को देख के आपने बेटा टिक लगाना होता है। अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो व्हाट विल बी द यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। ओके, अब हम करते हैं बेटा 3.2 एग्जाम्पल। ओके, 3.2 एग्जाम्पल जो है उसकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इफ द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास 8 kg। यानी यहाँ वो कह रहा है कि बॉडी, दो बॉडीज हैं आपके पास, एक बॉडी का मास है
5 kg, एक बॉडी का मास कितना है 8 kg। दोनों के ऊपर सेम फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरी बॉडी में जितना प्रोड्यूस होगा वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसने हमें क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट में बता दिया हुआ है कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम इसका गिवन डाटा में लिखेंगे बेटा। गिवन डाटा में हमारे पास आ जाएगा एक बॉडी का मास जो है वो कितना है, उसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट बॉडी का मास है 5 kg, इसमें एक्सेलरेशन a1 प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बॉडी का मास है जी 8 kg, उसमें एक्सेलरेशन a2 कितना प्रोड्यूस होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। और दोनों के ऊपर जो फोर्स है, यानी फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो फोर्स F1 है दैट इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, उसको हमने अज्यूम कर लिया किसके इक्वल है, F के इक्वल है। यानी दोनों बॉडीज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे की इक्वल है, तो इन दैट केस दोनों फोर्सेस को हम F पुट कर सकते हैं। तो इन दैट केस बेटा जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो उसके लिए हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक लिखेंगे F इज इक्वल टू m1 a1। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये हमने फर्स्ट बॉडी के लिए लिखा। यहाँ आप F1 का लफ्ज़ लिखोगे, लेकिन F1 किसके इक्वल है बेटा, F के इक्वल। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सेकेंड बॉडी के लिए हम लिख रहे हैं बेटा F इज इक्वल टू m2 a2, और इसका हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। ये बॉडी जो है फर्स्ट बॉडी के लिए हमने इक्वेशन लिखी है, ये सेकंड बॉडी के लिए हमने इक्वेशन लिखी। फर्स्ट बॉडी का मास था 5 kg, सेकंड बॉडी का मास कितना है 8 kg। दोनों बॉडीज के ऊपर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इस वजह से अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा m2 a2 दैट इज इक्वल टू m1 a1। ठीक है, ये और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। आप यहाँ फोर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा m2 a2 दैट इज इक्वल टू m1 a1। अब यहाँ से a2 कैलकुलेट करना है बेटा, तो ये m2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा m1 a1 डिवाइडेड बाय m2। अब आपके पास गिवन डाटा में देखिए सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो a2 की वैल्यू जो है वो m1 की वैल्यू है बेटा 5 kg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10, और m2 की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ 50 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, और कैलकुलेटर से आपके पास आंसर जो आता है वो लिख लीजिए, और आंसर आएगा बेटा आपके पास 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी वेरीफाई होता है। देखिए गौर से, हमारे पास जब बॉडी का मास आ गया 8 kg मास आया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। देखिए 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आपके पास बॉडी का मास कितना था 5 kg, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बॉडी का मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, बॉडी का मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है आपके पास कम। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कम्प्लीटली वेरीफाई भी कर रही है ये पूरी जो है एग्जाम्पल, कि बॉडी का एक्सेलरेशन एंड मास एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप इसका रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे, रिजल्ट बेटा जो आपको स्टेटमेंट होती है वहीं से लिख लेते हैं। आपने एक्सेलरेशन देखना था तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, हैंस acceleration produced in a body of mass 8 kg will be 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 8 kg वाले मास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थी बेटा एग्जाम्पल 3.2। जी बेटा, आज हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद हमने एग्जाम्पल की है 3.1 एंड 3.2 जो कि इसी लॉ से रिलेटेड थी।
ये लॉ जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, स्टेट दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या इसमें से शॉर्ट बनता है बेटा डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, या सिंपल आपको ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन न्यूटन। ठीक है, जब आपको ये कहा जाए डिफाइन न्यूटन तो फॉरन माइंड में आपको जो है वो क्लिक करना चाहिए कि न्यूटन क्या है, ये है यूनिट ऑफ फोर्स। या समटाइम क्वेश्चन दे दिया जाता है डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट। जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपने फोर्स की डेफिनेशन भी लिखनी होती है और उसके यूनिट न्यूटन की डेफिनेशन भी लिखनी होती है। यानी फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, ए फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, एंड फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो है न्यूटन की डेफिनेशन क्या है कि 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, और साथ आप लिखोगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ आ गया होगा। हमने एग्जांपल्स जो इससे रिलेटेड की हैं वो भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसकी जो है एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, एज ए MC को भी जो है वो ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, साथ साथ अपनी स्टडीज़ जो है वो जारी रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।